Hello everybody, myself Babli Bhardas and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes. What we are going to start today, the chapter Power Sharing. What do you mean by power sharing? Power sharing means the dividing of power. Dividing of power among different levels of the government as well as different organs of the government. It can be shared among different social groups and political parties or the pressure groups as well as the movements groups. It can be divided in different forms that we discuss in the chapter. So let's start with the two case studies, Belgium and Sri Lanka, where power sharing was done in different manner. बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में जैसे पावर शेयरिंग वहाँ की गई थी, हम उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये ज़रूर पता होना चाहिए कि बेल्जियम में कौन सा एथनिक ग्रुप रहता था और श्रीलंका में कौन सा एथनिक ग्रुप रहता था, क्या वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन था. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हेयर is explain the ethnic composition of Belgium. Ethnic composition. Firstly, we will discuss about the ethnic. Ethnic means a social division based on shared culture. यानी कि एक social division होता है, एक समाज का बंटवारा जो shared culture मतलब same type of culture के लोगों के बीच में होता है. And people belonging to the same ethnic groups believe in same common डिसेंट बिकॉज द सिमिलरिटी ऑफ द फिजिकल टाइप ऑफ कल्चर और द बोथ. या तो दोनों ही सिमिलर मिले, फिजिकल टाइप भी, शारीरिक रूप से भी, और उनके अंदर वैसे सिमिलरिटीज़ भी हों, उनके कल्चर की सिमिलरिटीज़ भी हों. इनके आधार पर जब उनमें कॉमन बात पाई जाती है, कॉमन डिसेंट मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एथनिसिटी कहा जाता है. मतलब एक सोशल डिवीज़न जो सेम कल्चर के लोगों का होता है. तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं. सेम कल्चर क्यों? क्योंकि वो सारे बेल्जियम के ही थे और उनमें एक सोशल डिवीज़न ज़रूर था. तो वो कौन सा सोशल डिवीज़न था उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वन, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा कंट्री, इतना छोटा कि हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा. इसके जो बॉर्डर्स हैं, जो आसपास कौन से कंट्रीज़ हैं, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी. जब आप वर्ल्ड मैप में चेक करेंगे तो आपको ये सारे कंट्रीज़ वहाँ पे लोकेटेड मिलेंगे. यहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा, जो हमारी पॉपुलेशन के करीबन हाफ, यानी कि हमारी 2 करोड़ के आसपास हरियाणा की पॉपुलेशन है और उसके करीबन हाफ यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन बताई गई है बेल्जियम की. इसका एथनिक कंपोजिशन क्या है? एथनिक कंपोजिशन वो वेरी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल उलझा हुआ है. क्यों? क्योंकि जितनी टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% तो फ्लेमिश रीजन में रहता है. दिस इज़ द फ्लेमिश रीजन जो इस ग्रीन पार्ट में शो किया हुआ है. और इसका ये जो फ्लेमिश रीजन में रहने वाले हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो बोलते हैं डच लैंग्वेज, मतलब डच लैंग्वेज और फ्लेमिश एरिया. दूसरा उसके नेक्स्ट जो बताया गया है वो 40% है जो वेलोनिया एरिया में रहते हैं, जो रेड कलर में शो किया हुआ है, और वहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन रहते हैं. ये कहाँ की बात कर रहे हैं? बेल्जियम के 2 रीजन्स की बात की जा रही हैं. जो 1% बताया गया है वो है जर्मन स्पीकिंग. 1% बेल्जियम जर्मनी भाषा बोलते हैं और वो ये इसमें शो किया हुआ है. अब हम बात करते हैं उसकी कैपिटल की, कि उसकी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है. और ब्रुसेल्स ये ब्रुसेल्स ही शो किया हुआ है. और ब्रुसेल्स में बिल्कुल एक अपोजिट एथनिक कंपोजिशन है. क्या? कि जो कंट्री के अंदर मेजॉरिटी में थे डच स्पीकिंग, वो डच स्पीकिंग यहाँ सिर्फ 20% में है. और जो कंट्री के अंदर जो फ्रेंच स्पीकिंग जो कम में थे वो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ 80% में. मतलब वहाँ 40% में थे, यहाँ 80% में है. यहाँ पर ये 59% में थे और ये यहाँ पर 20% में है. तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया हुआ है. इन फ्रेंच भले ही कैसे भी थे, लेकिन ये माइनॉरिटी में होने के बावजूद रिच और पावरफुल थे. तो रिच और पावरफुल तो थे ही, उसके साथ साथ क्या हुआ, ये हमेशा डच स्पीकिंग कम्युनिटी के प्रति रिजेंटेड होते थे, अपोजिट रहते थे उनसे, हमेशा उनका विरोध करते रहते थे. क्यों? क्योंकि जो डच जो ये थे, जो माइनॉरिटी में ये फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन थे, उनको सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन
कि जो फैसिलिटीज़ थी वो बाद में मिली थी। किसको मिली थी? डच स्पीकिंग को बाद में मिली थी और फ्रेंच स्पीकिंग को पहले मिल गई थी। तो इसके कारण वहाँ पे क्या हो गया था, वहाँ कुछ आपस में द्वेष हो गए थे, आपस में एक दूसरे के प्रति थोड़ी सी टेंशन हो गई थी, बट वहाँ पे हैंडल कर ली गई थी। इससे देखो ये बता रखा है कि वहाँ टेंशन क्रिएट हो गई थी। जो मैंने यहाँ क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि भाई व्हाट वर द रीजंस ऑफ टेंशन बिटवीन फ्रेंच स्पीकिंग एंड द डच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। बेल्जियम में कौन कौन से जो दो भाषाई लोग थे उनके बीच में टेंशन होने के क्या क्या रीजंस थे, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर मेनली बता दिया। बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल एज द एजुकेशन दे वर गिवन टू बोथ कम्युनिटीज़ बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में मिले थे, जो टेंशन का रीज़न बना था। तो जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, ये कब की बात की जा रही है? ये 1950s और 60s में उनके बीच में कुछ टेंशन हो गई थी। तो ये जो टेंशन है सेम एज वो ब्रुसेल्स में भी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर जो एथनिक कंपोजिशन है वो टोटली डिफर था। ब्रुसेल्स में सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। वही बात है जो कंट्री में मेजॉरिटी में थे डच स्पीकिंग, वो कैपिटल में माइनॉरिटी में थे। सो द सेम प्रॉब्लम वाज ऑल्सो इन ब्रुसेल्स। यहाँ पर हमने ये बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन किया। 2 क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। फर्स्ट वन, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। सेकंड, व्हाट वर द रीजन ऑफ टेंशन बिटवीन फ्रेंच स्पीकिंग एंड द डच स्पीकिंग पीपल इन बेल्जियम। So let's start. The third question is here, explain the ethnic composition of श्रीलंका। श्रीलंका में क्या एथनिक कंपोजिशन रहा? क्योंकि हमने तो 2 केस स्टडी करनी है, उसके बाद हम पावर शेयरिंग के बारे में सारा समझ पाएंगे कि कहाँ पर तो पावर शेयरिंग की गई थी और कहाँ पर नहीं की गई थी। जहाँ नहीं की गई वहाँ क्या रिज़ल्ट रहा, और जहाँ पावर शेयरिंग की गई थी वहाँ क्या रिज़ल्ट रहा। तो ये दोनों हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो श्रीलंका में क्या था? ये श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है, जो आप सबको पता है। जब आप इंडियन मैप देखते हो तो उसमें श्रीलंका जो है हमारे साउथ नेबरिंग कंट्री है, और इसमें करीबन बताया गया है इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। 2 करोड़ लोग करीबन इसमें जनसंख्या है, जो हमारे हरियाणा के बराबर है। दूसरे नेशंस जो साउथ एशिया के हैं, तो श्रीलंका के अंदर भी वैसे ही डाइवर्स पॉपुलेशन पाई जाती है। डाइवर्स क्या है? अलग अलग धर्मों की, अलग अलग एथनिसिटी की और अलग अलग रेसेज या कास्ट की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर भी मिलती है। अब उसमें जो मेजर ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? वो है सिंहला कम्युनिटी का। सिंगला स्पीकर, सिंगला भाषा है वहाँ पर, तमिल भी भाषा है। सिंगला भाषा बोलने वाले कितने? 74%। तमिल भाषा बोलने वाले 18%। जो तमिल भाषा बोलने वाले हैं वो भी आगे डिवाइड हो जाएंगे, 2 में डिवाइड होंगे, 13 + 5। 13% में श्रीलंकन तमिल्स और 5% में इंडियन तमिल्स। तो ये इस तरीके से वहाँ पर डिवीज़न हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि भाई इंडियन तमिल्स कौन थे? वे इंडियन तमिल्स जो जिनके 4 फादर्स प्लांटेशन वर्क के लिए यहाँ पर लाए गए थे। कहाँ पर? श्रीलंका में। उनके जितने भी बच्चे हुए, जो वंशज हुए, उन सबको इंडियन तमिल्स का नाम दिया गया था। तो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं, हुवर इंडियन तमिल्स एंड हुवर श्रीलंकन तमिल्स। तो यहाँ वो रेस्ट वर्ड दिया हुआ है, रेस्ट का मतलब क्या? 5%। टोटल 18% था, तो 13% में हो गए श्रीलंकन और रेस्ट में कितना आ गया? 5%, जिसमें इंडियन तमिल्स वहाँ पर हैं। तो श्रीलंकन तमिल्स नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में रहते थे, वहीं पर थे वो। और सिन्हला स्पीकर्स बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। यहाँ तक कि जो तमिल भाषा बोलने वाले थे वो हिंदू या मुसलमान थे। यहाँ पर 7% क्या था? वो क्रिश्चियंस थे, और जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते थे, तमिल भी और श्रीलंका लैंग्वेज भी। मतलब टोटल क्या कंपोजिशन हुआ? 74% सिन्हला प्लस 18% तमिल्स प्लस 7% क्रिश्चियंस हु स्पीक बोथ लैंग्वेज, तमिल एंड सिन्हला। सॉरी, यहाँ पर कह रहे हैं जस्ट इमेजिन, कि सोचो अगर ऐसा होता तो क्या होता। सिचुएशन अगर ऐसी होती तो क्या होता। हुआ नहीं है वहाँ पे, कहाँ पर? बेल्जियम में। लेकिन ये कह रहा है जस्ट इमेजिन, सिर्फ सोच लो, इमेजिन कर लो। कह रहे हैं अगर वहाँ पे जो डच स्पीकिंग और डच कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी, और मेजॉरिटी में होने के कारण वो अपनी विल को, अपनी मर्जी को फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर थोप सकती थी। लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या होता? कन्फ्लिक्ट हो जाता उन कम्युनिटीज़ के बीच में, और इससे पार्टीशन हो जाता देश का बंटवारा हो जाता, ऐसी कंडीशन हो जाती तो। और दोनों ही साइड्स
जो है वो ब्रुसेल्स पर कब्जा करने की कोशिश करते। फ्रेंच भी और डच स्पीकर दोनों ही कम्युनिटी ब्रुसेल्स पे अपना कब्जा करने की कोशिश करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर ये सिर्फ आपको इमेजिन करने के लिए कहा है, अगर ऐसा होता तो क्या होता। और श्रीलंका में जो सिन्हला कम्युनिटी है उसने सेम एज वैसे ही किया। वहाँ पर सिन्हला कम्युनिटी ने मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग अपनी सरकार बनाई और सरकार पर पूरा कब्जा कर लिया। तो हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे जो श्रीलंका में हुआ था। तो बेल्जियम में तो ऐसा नहीं हुआ। तो बेल्जियम में तो क्या हुआ था, बेल्जियम में तो एकोमोडेशन ऑफ द पावर हो गया था। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। फर्स्ट थिंग वी विल डिस्कस वट डू मीन बाय मेजोरिटेरियनिज्म, कि मेजोरिटेरियनिज्म होता क्या है। कि इसका मतलब होता है ये एक ऐसा बिलीफ होता है जिसमें मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी विल से या अपनी मेजॉरिटी के आधार पर पूरी कंट्री पर रूल करती है, और जैसे वो चाहती है, विच एवर वे इट वांट्स, जैसे जिस तरीके से वो चाहती है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी वैसा ही वो रूल करती है। यहाँ तक कि जो दूसरी कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती है उनकी विशेज़ और उनके नीड्स को कुचल दिया जाता है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये होता है मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब बहुसंख्यकवाद। ये ऐसा कहाँ हुआ था, ये श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका कब की बात कर रहे हैं, श्रीलंका देखो हम जैसे हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए थे, वैसे ही हमसे 1 ईयर आफ्टर श्रीलंका भी कॉलोनियल गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट हुआ था। तो 1948 में 1 मार्क का क्वेश्चन भी तैयार हो गया है आपका। यहाँ पर कह रहे हैं कि वहाँ सिन्हला कम्युनिटी के लीडर्स ने अपना डोमिनेंस गवर्नमेंट पे कर लिया, सरकार अपनी बना ली वहाँ। क्योंकि मेजॉरिटी में थे सिन्हला, और उन्होंने इसका रिजल्ट क्या हुआ, वहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म की सरकार लागू कर दी। और इसमें एक और क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि कौन से तरीके अपनाए थे, जिन तरीकों के आधार पर वहाँ पर सिंगला सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश की थी। व्हाट मेजर्स ऑफ द मेजोरिटेरियनिज्म वर एडॉप्टेड टू एस्टेब्लिश सिन्हला सुप्रीमेसी, सिन्हला सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए ऐसा क्या किया था। तो ये यहाँ पर पॉइंट्स बनते हैं, इस पैराग्राफ में ये आंसर दिया हुआ है कि भाई 48 में तो इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट होने के बाद अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को संभाला और फिर वहाँ अपनी सरकार बनाई। लेकिन 1956 तक क्या था, पूरी तरह से वो एस्टेब्लिश हो चुके थे, वो सेटअप हो चुके थे। कौन, सिंघलाज। उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सिन्हला कम्युनिटी है वो उस सिंगला कम्युनिटी नहीं, सिंगला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। पहला काम ये किया था, ये फर्स्ट वर्क था जिससे सिंगला सुप्रीमेसी को माना जाए। दूसरा काम क्या किया था, डिसरिगार्डिंग द तमिल्स, तमिल्स को डिसरिगार्ड किया गया था। मतलब दूसरा काम ये किया है, तमिल्स की तरफ कोई तमिल भाषा का कोई ध्यान नहीं दिया गया, उसको डिसरिस्पेक्ट किया गया था। 2 काम हो गए। अगर तमिल को डिसरिस्पेक्ट किया तो सब इम्पोर्टेंस किसको मिली, वो सिंगला को। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट ने एक प्रेफरेंशियल पॉलिसी अपनाई। प्रेफरेंशियल मतलब प्रेफर देने वाली, जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी गई थी वो सिन्हला एप्लीकेंट को दी गई, चाहे कहीं गवर्नमेंट जॉब थी चाहे कहीं यूनिवर्सिटी पोजीशन थी। वहाँ पर पहले ये पूछ लिया जाता कि भाई तमिल भाषी है कि सिंगला भाषी है। सिंगला भाषी है तो उसको पहले एडमिशन दिया जाता या पहले गवर्नमेंट जॉब दी जाती, और अगर तमिल भाषी होता तो उसको बाद में दी जाती अगर सीट वेकेंट रही तो। नेक्स्ट है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। नए कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बौद्ध धर्म को ही प्रोटेक्ट करेगा और बौद्ध धर्म को ही आगे बढ़ाएगा। तो ये भी काम क्या किया गया था, ये भी सिंगला की ही चाल थी। तो इसलिए वहाँ पर ये मेजोरिटेरियनिज्म को लागू करने के लिए तरीके अपनाए गए। ये जो गवर्नमेंट मीजर्स थे वो एक के बाद एक ऐसे लागू किए गए धीरे धीरे करके। तमिल्स को ये फील होने लगा एलाइनेशन की फीलिंग आने लगी। एलाइनेशन क्या होता है, वो होता है कि उनको बेगानापन एहसास होने लगा कि हमारी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो उनको ये लग रहा था कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो बुद्धिस्ट सिंगला लीडर ने बनाए रखी हो कि जो हमारी लैंग्वेज के प्रति सेंसिटिव हो और हमारे कल्चर के प्रति सेंसिटिव हो। ऐसी कोई भी सिंगला कम्युनिटी की कोई भी पार्टी नहीं है। किसको लग रहा था, ये तमिल्स को लग रहा था। तमिल्स को ये लग रहा था कि भाई हमारा तो आदर है ही नहीं देश के अंदर,
तो उनको तो कुछ करना होगा, कोई स्ट्रगल करना होगा, ये अब उनके माइंड में आने लगा था। अब उनको ये लग रहा था कि उनको तो डिनाइड किया जा रहा है, उनको तो हर काम से वंचित किया जा रहा था, ना तो उनको कोई पॉलिटिकल राइट्स दिए जा रहे थे और उनका डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इवन जॉब लेने में या कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ को गेट करने में उनकी तरफ, उनके इंटरेस्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, इससे रिलेशन उनके और ज़्यादा स्ट्रेंड हो गए और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए। जो सिन्नेला कम्युनिटी थी और जो तमिल कम्युनिटी थी, उनके बीच के झगड़े बढ़ने लगे, एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। यहाँ मैप भी शो किया हुआ है, मैप में चेक करें, ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कौन है, ये श्रीलंकन तमिल्स है, जो यहाँ पर साइन सिंबल्स भी दे रखे हैं। और इसके बाद जो सिंगलाज है वो येलो कलर में है सारे, ये मेजॉरिटी में आ गए। इतने एरिया में कौन रहते थे, सिंगला भाषा बोलने वाले। और जो इंडियन तमिल है वो सिर्फ ये डार्क कलर जो शो कर रखा है यहाँ, ये और थोड़ा सा यहाँ पर रहते थे, और कुछ ये थोड़े थोड़े पार्ट ये दिखा रखे हैं। और नेक्स्ट है, ये सिर्फ 5% है, ये 13% है, और ये यहाँ पर ये क्या है 74% है। और उसके बाद है जो क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं वो डिफरेंट प्लेसेस पे जो डॉट बना रखे हैं। तो ये श्रीलंकन मैप भी हमने यहाँ पे स्टडी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तमिल्स का डिसरिस्पेक्ट हो रही थी तो तमिल्स ने क्या किया, तमिल्स ने सरकार के सामने 3 डिमांड रख दी थी। तो वो कौन कौन सी 3 डिमांड्स थी। श्रीलंकन तमिल्स ने पार्टीज और स्ट्रगल लॉन्च किए, अपनी पार्टी बनाई, अपने स्ट्रगल लॉन्च किए थे, ताकि क्या करने के लिए, फर्स्ट डिमांड तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तमिल भाषा को ऑफिशियल भाषा बना दी जाए, एक ये डिमांड थी। दूसरी, रीजनल ऑटोनॉमी दी जाए, उनके एरिया में उन्हीं के पास पावर डिसीजन मेकिंग पावर उन्हीं के पास हो, ये रीजनल ऑटोनॉमी, क्षेत्रीय स्वायत्ता। थर्ड, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, एजुकेशन और जॉब लेने में उनको भी बराबर की अपॉर्चुनिटी दी जाए। 3 तो ये होगी, और चौथी एक और भी डिमांड थी जो उन्होंने ऐड की थी, वो क्या थी, इंडिपेंडेंट तमिल एलम उनको दे दिया जाए, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, जिस पर सिंगला कम्युनिटी का कोई रूल ना हो, वो भी उनको दे दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी जो ये डिमांड थी ऑटोनॉमी लेने की, तो बार बार उसको डिनाइड किया गया, रेपिटेडली डिनाइड, हर बार उसको नकार दिया, हर बार किसी ने नहीं माना, सिंगला सरकार ने उनकी डिमांड को नहीं माना। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग, 1980 के दशक में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संघ बनाए और वो यही डिमांड रख रहे थे कि तमिल स्टेट बनाया जाए, तमिल स्टेट बनाया जाए। और कहाँ पर, उस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में, जो अभी मैंने आपको मैप में शो किया था। तो ऐसी ही दोनों ही कम्युनिटी के बीच में डिस्ट्रस्ट की कंडीशन हो गई थी, एक दूसरे के बीच में मतलब विश्वास नहीं कर रहे थे, तो झगड़े होने लगे, कन्फ्लिक्ट होने लगा था। तो कन्फ्लिक्ट होने लगा तो किस में कन्वर्ट हो गया, सिविल वार में लैड हो गया। सिविल वार क्या होता है कि वो आपस में, दूसरे देशों की बजाय आपस में ही उनका एक ऐसा झगड़ा हो गया, जिससे मारकाट शुरू हो गई थी। बहुत सारे 1000 ऑफ पीपल वर किल्ड इन दैट सिविल वार, उसमें मारे गए थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ सिविल वार इन श्रीलंका, तो ये इसका आंसर यहाँ आ जाता है। और इसमें क्या, बहुत सारी फैमिलीज़ को कंट्री को छोड़ के कहीं पर एज ए रिफ्यूजी के रूप में जाना पड़ा, शरणार्थी के रूप में कहीं पर जाकर रहना पड़ा था, कहीं दूसरे देश में कहीं भी पहुँचे हैं वो ऐसा उनको करना पड़ा था। बहुत सारों को अपनी लाइवलीहुड को खोना पड़ा, मतलब अपनी आजीविका, अपना जो काम धंधा कर रहे थे वो उनको छोड़ना पड़ा, और कहीं कहीं पे जाके अपनी जान को बचाना पड़ा था। ये हालात किसके थे, ये थे श्रीलंका के अंदर। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो इसको अलग से किसी वीडियो में क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, साथ साथ हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बात है ये है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो बेल्जियम के अंदर क्या किया गया, कैसे तालमेल, कैसे सामंजस्य बिठाया गया। क्या बेल्जियम में सेम वही कंडीशन हो पाई थी जो श्रीलंका के अंदर थी? नहीं, ऐसा नहीं हो पाया था। बेल्जियम में उस कंडीशन को संभाल लिया था। क्यों? क्योंकि बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट पाथ अडॉप्ट किया था, अलग रास्ता अपनाया था। उन्होंने ये मान लिया था कि यहाँ पर क्या थी, यहाँ बेल्जियम में रीजनल डाइवर्सिटी और रीजनल कल्चरल डाइवर्सिटी थी, कि वहाँ का कल्चर भी अलग अलग था, वहाँ की कुछ क्षेत्रीय विभिन्नताएँ थी। ये बात वहाँ के लीडर्स ने देख ली थी, पहचान ली थी, मान ली थी। और 1970 से 1993 के बीच में, यानी कि 23 सालों के बीच में, उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया था। कितने बार किया था? 4 टाइम्स
चेंज किया था 4 टाइम। हर बार कोई नया रूल रेगुलेशन उसमें डाल देना, पुराने किसी को हटा देना, तो 4 बार बदलाव किए थे ताकि हर कोई उसी से सेटिस्फाई हो सके, ताकि वहाँ पर बेल्जियम में अकोमोडेशन लाया जा सके। और इस अरेंजमेंट को करने के लिए उनको अलग अलग तरीके अपनाने पड़े थे। ये उनका बिल्कुल एक नया सोच थी, इनोवेटिव वे थी, नई खोज थी। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल दे रखे हैं, जो आपका यहाँ पर कि कैसे परिस्थिति को संभाला गया था। एक्सप्लेन द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बेल्जियम मॉडल। क्या क्या किया गया था, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया कि जो डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स थे वो बराबर होंगे। भाई केंद्रीय सरकार बनाएगी, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों ही भाषाओं के बराबर के मंत्री बनाए गए थे। मतलब चाहे 10-10 बनाए, चाहे 20-20 बनाए, लेकिन वो दोनों ही भाषाओं के अलग अलग और इक्वल थे। कुछ स्पेशल लॉज की ज़रूरत पड़ी कि मेजॉरिटी को सपोर्ट करने के लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर जो बनाया ना, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर वो किसी एक ग्रुप से ना बना के, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से ना बना के, बल्कि वो अलग अलग मतलब मिली जुली एक मेजॉरिटी बनाएगी, और कोई भी एक सिंगल कम्युनिटी किसी भी रूल को नहीं बदल सकती थी। तो ये यहाँ पे बता रखा है। नेक्स्ट एक तो ये वाला तरीका, ये मॉडल उन्होंने अपनाया था वहाँ, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में इक्वलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स किया गया था। सेकंड क्या किया, कुछ पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई थी 2 रीजन्स में। कौन सा, एक तो वेलोनिया और एक फ्लेमिश, 2 ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई थी। और ये जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई जवाब देना नहीं होता था। जो भी काम करती थी स्टेट गवर्नमेंट वो फ्री होकर कर रही थी अपने अकॉर्डिंगली। तो 2 काम तो ये हो गए। थर्ड क्या मॉडल अडॉप्ट किया था, दैट वाज ब्रुसेल्स हैज़ ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज़ हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। कि जो उनकी राजधानी थी कैपिटल ब्रुसेल्स में भी एक अलग सरकार बना दी गई, और वहाँ पर भी इक्वलिटी ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ दिया गया था। दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर कंट्री में इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया गया था, तो ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ही एक्सेप्ट किया गया था। एंड द फोर्थ वाज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वहाँ पर एक और कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई गई थी, जो 3rd लेवल बनाया गया। जैसे हमारे इंडिया में भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, वैसे ही वहाँ पर भी 3rd टायर ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया था, जो जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। और इसका क्या था, वो किसी एक स्पेशल लैंग्वेज से रिलेटेड थी। मतलब डच स्पीकिंग की एक कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच स्पीकिंग की दूसरी कम्युनिटी गवर्नमेंट और जर्मन स्पीकिंग की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट, सबकी अलग अलग बना दी गई। ये कोई मायने नहीं रखता था, कोई मैटर नहीं था वो कहाँ पे रहते थे, देश के किसी भी कोने में रहते थे बेल्जियम में, लेकिन एक लैंग्वेज बोलने वाले के सारा एक ही गवर्नमेंट बना दी गई थी लोकल लेवल पे। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। तो ये जो सरकार बनाई गई थी, इसको 3 मुद्दे दे दिए गए थे। एक तो कल्चर के, दूसरा एजुकेशन का मुद्दा, और 3rd था लैंग्वेज का मुद्दा। ये 3 मुद्दे सुलझाती थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर कर दोगे। कहते हैं बेल्जियम मॉडल भी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन फिर भी ठीक है, इसको संभाल लिया गया था। इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम, बट दिस अरेंजमेंट हैव वर्कड वेल सो फार। भले ही जो भी जैसे भी कॉम्प्लिकेशंस आए, लेकिन फिर भी अरेंजमेंट अच्छा कर दिया गया था, और जितने भी उनके आपसी झगड़े थे वो ख़त्म हो गए थे। जब ये काम चल रहा था तो क्या हुआ, ये इन्होंने एक इतना अच्छा आदर्श प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर वहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ ने इकट्ठे होकर यहाँ ब्रुसेल्स को ही अपनी यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बना लिया था। तो ये बहुत अच्छी उस टाइम पे अचीवमेंट थी बेल्जियम की, कि बेल्जियम को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई थी, या ब्रुसेल्स उसकी कैपिटल को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई थी। क्यों, क्योंकि उसने एक पूरे वर्ल्ड के सामने एक इतना अच्छा मॉडल रिप्रेजेंट किया था, इसलिए ये यहाँ पर ये उसको ब्रुसेल्स को ही यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर मान लिया गया था। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ ऑफ एक्सरसाइज 2nd क्वेश्चन एज वेल। वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। भाई पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है, क्यों होनी चाहिए भाई? अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो क्या कंडीशन हो जाएगी? तो इसके 2 सेट्स ऑफ रीज़न, एक है मॉरल रीज़न और एक है प्रूडेंशियल रीज़न। फर्स्ट हम जो सेट करेंगे वो करेंगे हम प्रूडेंशियल रीज़न का, प्रूडेंशियल रीज़न।
और सेकंड करेंगे मॉरल रीज़न। सेकंड ये वाला जो होगा ये होगा हमारा मॉरल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न क्या होता है? प्रूडेंशियल रीज़न होता है जो लॉस और बेनिफिट पर और गेंस पर कैलकुलेटेड होता है, केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ द गेंस एंड लॉस। ये होता है प्रूडेंशियल, जो यहाँ दिया भी है, ये रहा प्रूडेंशियल। ये ऐसा प्रूडेंस मतलब बुद्धिमत्ता के आधार पर, सोच विचार पर ये बेस्ड होता है। इसमें फ़ायदा और नुकसान के बारे में सोचा जाता है कि भाई, और ये जो प्रूडेंशियल रीज़न है ये किसके अपोजिट है? ये मॉरल रीज़न के अपोजिट है। दो सेट दिए हुए हैं। फर्स्टली क्या कह रहे हैं, क्यों, क्या कारण है? अगर आपका ऐसे सिर्फ डायरेक्ट ये क्वेश्चन डाल दिया जाता है वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, तो कोई भी 5 पॉइंट्स 2-3 इसमें से ले लोगे, 2 या 3 पॉइंट्स इसमें से ले लोगे तो आपका आंसर, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन पर्टिकुलरली अगर आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन द 2 सेट्स ऑफ रीजन्स, प्रूडेंशियल रीज़न एज वेल एज द मॉरल रीज़न, तो दोनों में आपको अलग अलग इनके पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। तो जो प्रूडेंशियल रीज़न है तो उसमें बताया गया कि पावर शेयरिंग बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग में कन्फ्लिक्ट नहीं हो पाता, कन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। किसके बीच में? सोशल ग्रुप्स के बीच में। अब आप बात कहेंगे सोशल ग्रुप्स क्या होता है? सोशल ग्रुप्स भाई कोई भी हो सकता है, SC ST वीमेन OBC, कोई भी वीकर सेक्शन, ये सारे सोशल ग्रुप्स में आते हैं। कोई भी लैंग्वेज ग्रुप हो गया या कोई लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया, तो सारे सोशल ग्रुप्स में आते हैं। तो जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में झगड़े की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट वन, वायलेंस नहीं हो पाता। अगर सोशल कन्फ्लिक्ट नहीं है तो इससे वायलेंस नहीं हो पाता और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं हो पाती। देखो, झगड़ा अगर होता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है और उससे वायलेंस भी बढ़ जाता है, उससे मारकाट भी बढ़ती है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मीनिंग क्या है कि जो राजनीतिक सत्ता है वो किसी बार बार जो लीडर है वो बदलते रहते हैं, MLA MP CM PM वो बार बार चेंज होते रहते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे जो है वो काम स्मूथ नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। पावर शेयरिंग इज़ वेरी गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पावर और पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी पॉलिटिकल सस्टेनेबिलिटी को कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग की जाए। और इसका क्या हो सकता है, क्या इसका गलत रिजल्ट आ सकता है कि इम्पोजिंग द विल ऑफ द मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर द अदर्स मे लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, कि किसी मेजॉरिटी कम्युनिटी जब अपनी मर्जी किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी पे थोपती है तो वो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है मेजॉरिटी के लिए, मेजॉरिटी उसको अच्छा माने, लेकिन ये थोड़े समय के लिए होता है। लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा नहीं हो सकता। लॉन्ग टाइम के लिए अगर ऐसा हुआ तो इससे देश की यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, देश में बंटवारा हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो मैं जैसा कि कहाँ पर हुआ था, वो हुआ था श्रीलंका में। नेक्स्ट वन, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी इन इज़ नॉट एन ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, कि मेजॉरिटी की जो निरंकुशता है वो केवल माइनॉरिटी के लिए ही ऑपरेसिव नहीं है, माइनॉरिटी का ही नुकसान नहीं होता बल्कि इससे मेजॉरिटी का भी नुकसान होता है, मेजॉरिटी भी बर्बाद हो जाती है, मेजॉरिटी को भी मतलब डिवास्टेशन को फेस करना पड़ता है। तो ये हमने किए हैं प्रूडेंशियल रीज़न। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मॉरल रीज़न। मॉरल रीज़न में क्या कहते हैं कि भाई जो डीपर रीज़न है इसका वो है मॉरल रीज़न, कि पावर शेयरिंग इज़ वेरी गुड और पावर शेयरिंग इज़ अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी की स्पिरिट है, मतलब अगर डेमोक्रेसी कहा जाता है तो डेमोक्रेसी का मतलब ही पावर शेयरिंग होता है, वरना वो डेमोक्रेसी नहीं है। जब डेमोक्रेटिक रूल वही होता है जिसमें जो पावर में है, जो पावर को यूज़ कर रहे हैं या जिनके ऊपर पावर यूज़ की जा रही है, दोनों ही उसमें खुशी और दोनों को पावर मिले। एज वेल एज पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड, लोगों से डिस्कस किया जाए, कंसल्ट किया जाए कि उनको कैसे उन पर रूल किया जा रहा था। तो इसके बारे में
ये भी डेमोक्रेसी में है, इसलिए ये मॉरल रीज़न माना गया है, नैतिकता के आधार पर पूछा जाए। लेजिटिमेट गवर्नमेंट भी एक ऐसा ही तरीका है जिसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेशन के माध्यम से इस सिस्टम में उनको भी एक स्टेक मिल जाता है, उनको भी एक रास्ता मिल जाता है, एक ऐसा पलड़ा मिल जाता है जिस पर वो अपने व्यूज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं। तो दो हमने टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए हैं, एक प्रूडेंशियल रीज़न और दूसरा मॉरल रीज़न। ओके, नेक्स्ट वन, दैट इज़ एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट एंड पावर ऑफ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। कह रहे हैं कि भाई पावर शेयरिंग किस किस तरीके से हो सकता है। कैन बी, तो कैन बी का आइडिया यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे पावर शेयरिंग की जाए। तो हम डायरेक्ट पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स पे ही आ रहे हैं। वन इज़ हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग एज वेल एज इन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो पावर है उसको बांटा जा सकता है, उसको हॉरिजेंटली मैनर से। हॉरिजेंटली का मतलब क्या है कि जो 3 ऑर्गन बताए, 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं, वो एक तो लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। ये 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है और इन तीनों में को बराबर के पावर दी गई है। तीनों को बराबर की पावर दी गई, तो इसका मतलब वो कोई भी अनलिमिटेड पावर्स वो यूज़ नहीं करते, एक दूसरे पर वो चेक करते, एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाए रहते हैं, किसी को अनलिमिटेड पावर यूज़ भी नहीं करने देते। ओके, हम इसको हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। तो क्वेश्चन भी बनता है, डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग। छोटे क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। दैट इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल ऑफ एक्सरसाइज डिफरेंट पावर्स। सच सेपरेशन इंश्योर्स, जो ये इक्वल पावर शेयरिंग की जाती है, हॉरिजेंटल पावर की जाती है, इससे कोई भी ऑर्गन एक दूसरे पर अनलिमिटेड पावर यूज़ नहीं करता है, एक दूसरे की पावर को यूज़ नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी अपनी पावर्स को यूज़ करता है। हर ऑर्गन दूसरे को रोक देता है अगर वो कोई भी गलत काम करता है। तो कौन से ऑर्गन, हम ये ऑर्गन कह रहे हैं। फर्स्ट ऑर्गन लेजिस्लेचर, सेकंड ऑर्गन एग्जीक्यूटिव, थर्ड ऑर्गन जुडिशियरी। फर्स्ट ऑर्गन लेजिस्लेचर का काम होता है टू मेक द लॉज, कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द लॉज, मतलब लाज को लागू करना। और थर्ड जुडिशियरी टू पनिश दोज हु वायलेट द लाज, उन सबको पनिशमेंट देना जो लाज को वायलेट करते हैं। मतलब चाहे वो स्टेट है, चाहे कोई पर्सन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, हर एक को पनिशमेंट देने का काम जुडिशियरी का होता है। नेक्स्ट वन, इससे बैलेंस बना रहता है। तो चेक एंड बैलेंस का क्वेश्चन भी आ जाएगा। ये व्हाट डू मीन बाय चेक एंड बैलेंस, तो ये वाला ही हमारा क्वेश्चन ये भी डिस्कस हो गया है कि भाई चेक एंड बैलेंस उसको कहते हैं जिसमें कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर्स को यूज़ ना कर सके और एक दूसरे पर चेक करे, और इसको हम चेक एंड बैलेंस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। अलग अलग लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। 3 लेवल हम बता रहे हैं, कहीं पर 2 हैं, कहीं पर 3 हैं। सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड द लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, और लोकल लेवल पे पंचायती राज सिस्टम काम करती है। पूरे देश की जो सरकार है, पूरे देश को कंट्रोल करने वाली यूनियन गवर्नमेंट होती है। एज जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज़ यूजुअली कॉल्ड द फेडरल गवर्नमेंट, और जो देश की सरकार होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट का नाम भी दिया जाता है। अगर आपसे मान लिया एक क्वेश्चन में 1 नंबर में पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय फेडरल गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज द फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में हम सेंट्रल यूनियन नाम रखे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह देते हैं और यूनियन गवर्नमेंट भी कह देते हैं। और प्रोविंशियल या रीजनल लेवल जो होता है उसको तो हम अलग अलग नाम से, कभी स्टेट लेवल कह देते हैं, कभी प्रोविंशियल लेवल का नाम दे दिया जाता है, कभी रीजनल लेवल का नाम दे दिया जाता है। ये सिस्टम हर कंट्री में एक जैसा फॉलो नहीं किया जाता, और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, वहाँ पर तो यूनिटरी सिस्टम है और सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। हमारे जैसे सभी नहीं हैं, बट इन दोज कंट्रीज़ लाइक अवर्स where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the powers of different levels of the government. That's this is what they did in Belgium. तो अगर वहाँ पर जैसे लोकल लेवल नहीं है तो फिर भी जैसे बेल्जियम है, तो बेल्जियम में भी क्या है, वहाँ पर कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई है भाई, लोकल लेवल ना बना के, तो वहाँ पर इस तरीके से कर दिया गया था। And the same principle can be extended to levels of the government power
लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज म्यूनिसिपलिटीज़ एंड पंचायत। और जो पंचायती राज सिस्टम है लोकल लेवल है उसमें दो ब्रांचेस बना दी हैं, एक म्यूनिसिपलिटी और एक गांव के लिए पंचायत, और म्यूनिसिपलिटीज शहरों के लिए। तो इस तरीके से उनको अलग अलग पावर दे दी गई है। कहीं पर चेयरमैन बनाया जाता है, कहीं पर मेयर बनाए जाते हैं, जिसके बारे में हम चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन है पावर मे बी ऑल्सो शेयर्ड अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं? सोशल ग्रुप्स जैसे वीमेन का ग्रुप, औरतों का ग्रुप, या फिर सोशल शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, OBC, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, और द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप्स, ये सारे क्या आ जाते हैं सोशल ग्रुप्स में। तो सबको अलग अलग पावर उनको दी गई है। जैसे कि वहाँ बेल्जियम के अंदर कम्युनिटी गवर्नमेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप है, लिंग्विस्टिक बेस सरकार बनाई गई थी और वहाँ पर अरेंजमेंट ये किया गया था। वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कहीं कुछ एक ऐसे एरियाज़ है या कुछ एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर औरतों को भी लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ रिजर्व सीट दे दी गई हैं। हमारे इंडिया में भी लोकल लेवल पे वीमेन को 33% रिजर्व सीट दे दी गई हैं। तो कभी वहाँ पर वीमेन चेयरमैन बनती है या मेयर बनती है, ऐसी वो बनती है। तो ये क्या होता है, कभी सरपंच बनती है वीमेन। तो ये क्या होता है, वो उनकी स्पेशल सीट्स होती है, जिन स्पेशल सीट्स के बेस्ड वो वहाँ पर उनको वो सीट मिल जाती है, वो मतलब वो पदवी मिल जाती है, इलेक्टेड हो जाते हैं। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होते हैं। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में क्या होता है, उसमें उनकी अलग से सीट आ जाती हैं, जो हमने चैप्टर 9 में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट वन, जो पावर शेयरिंग है वो एक और 4th फॉर्म है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स और द मूवमेंट ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो आप सबको पता है कि कौन कौन से होते हैं, और इसके बारे में हमारा एक पूरा चैप्टर भी है लास्ट में, चैप्टर 6, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में है। तो ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टी वैसे भी आप सबको पता है, बीजेपी है या कांग्रेस है या जेजेपी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं किसी भी लेवल की, उनको भी कुछ पावर्स मिली हुई हैं। प्रेशर ग्रुप्स हैं, ड्राइवर या फिर बिजनेसमैन, टीचर्स, आशा वर्कर्स, कोई भी प्रेशर ग्रुप्स हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए आवाज़ उठाते हैं। वो सत्ता में आने के लिए नहीं, बल्कि उनके पास अपने कुछ कायदे कानून होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं। थर्ड है मूवमेंट ग्रुप। जैसे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वैसे मूवमेंट ग्रुप होते हैं, ये भी आंदोलन संघ होते हैं, ग्रुप होते हैं, और वो भी अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं। सिटीजन्स को सारे ऐसे राइट्स मिले हुए हैं कि वो अपनी आवाज़, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए वो आवाज़ उठाते हैं। कंपटीशन एंश्योर्स दैट पावर डजंट रिमेन इन वन हैंड, कि कंपटीशन से ये ज़रूर इंश्योर हो जाता है कि पावर किसी एक हाथ में नहीं रह पाती, और वो डिफरेंट हाथों में, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथों में चली जाती है। जब अलग अलग पार्टीज़ रूल में आती हैं तो वो अलग अलग विचारधाराएं लागू करती हैं। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, कई बार ये शेयरिंग डायरेक्ट हो जाती है। ये 1 या 2 पार्टीज़ क्या करते हैं, वो सीधे सत्ता में आ जाती हैं और वो सीधे उनको पावर मिल जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी रूल नहीं मिल पाता, मेजॉरिटी में सीट नहीं मिल पाती, तो वो क्या करते हैं, वो छोटी पार्टियों को भी साथ में मिला लेते हैं और कोalition गवर्नमेंट बन जाती है, एक गठबंधन सरकार बनती है, जैसे हरियाणा में बनी थी बीजेपी प्लस जेजेपी। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ पावर्स को बांट लिया, एक सीएम बन गए और दूसरे डिप्टी सीएम बन गए जो जेजेपी के लीडर थे। ऐसे पावर्स को जो उन्होंने बांट लिया। और पावर कैन बी शेयर्ड, हम तो वही बता सकते हैं ना कि पावर को ऐसे बांटा जा सकता है। ऐसे ही कुछ गवर्नमेंट पावर, जो और भी ऐसी पावर्स हैं जैसे कुछ ट्रेडर, बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सबको भी कुछ पावर्स मिली हुई है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने सारे डिस्कस किए हैं। तो आप इस चैप्टर को समझने के लिए बार बार इस वीडियो को देखें, जिससे आप 1 मार्क के क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन और भी मैंने लिखे हुए हैं। हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग जो हम डिस्कस कर चुके हैं, और वर्टिकल पावर शेयरिंग कहें या फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहें, तो ये हमारा 2nd फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था, और ये वाला हमारा 1st फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग था। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।